तो जय हिंद, नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग आ चुके हैं डे 3 में। तो पार्ट 2 तक हम लोग का हो चुका था। अब चलिए पार्ट 3 में आते हैं। हाँ जी, यहाँ पार्ट 3 आते हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं और आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत सारा प्यार दिए थे। इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, इससे पहले वाले में क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। इसका डिफिनेशन था, प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को हो गया था। अब आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, इनको जान लेते हैं। पहला हमारा है आपतित किरण। और देखिए, आज जो क्लास होगा इसमें जो है ना, आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी किरण है, आपतित परावर्तित जो भी किरणें हैं, जब भी आपको बताएंगे सारा जो है, जब आप नॉमिकल बनाइएगा तो वहां आपको काम देगा। इसलिए इसको देखना अच्छा तरह से बहुत जरूरी है। आपतित किरण क्या होता है? प्रकाश की वह किरण जो चमकीले दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा कोई समतल दर्पण। ये जो किरणें आती है इसका नाम है आपतित किरण। आप कह सकते हैं, यह इस तरह से भी कह सकते हैं कि दर्पण पर आने वाली किरणें या दर्पण पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। इसका नाम क्या हो जाएगा जी? आपतित किरण हो जाएगा। क्या नाम है इसका? आपतित किरण है। यहां से आने के बाद यह लौट जाता है, तो इसका नाम है परावर्तित किरण। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या था? आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी दर्पण पर या किसी समतल सतह पर आने वाली किरणें को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण। जब कोई आपतित किरण किसी सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है तो इस बदली हुई दिशा की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, देखिए, कोई किरणें यहां से आ रही है, जो किरणें आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और यहां से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपतित किरण। और यह दर्पण पर पड़कर जो लौटती है इसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण। ये हमारा समतल दर्पण है, जरा इसका कलाई कर देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं, क्योंकि बिना पेंट के दर्पण नहीं कहलाता है। चलिए, अब आते हैं, अगला पॉइंट है हमारा आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण, और बीच में जो यह होता है इसका नाम होता है अभिलंब। इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब सीधे दर्पण पर पड़ता है और पड़ने के बाद सीधे उसी दिशा में वह लौट जाता है। तो देखिए, इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है जी। इसका नाम है परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब। देखिए, आपतित किरण के साथ है ना, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाता है इसका नाम है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण का नाम है परावर्तन कोण। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया ना? आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आप लोगों को समझ में आया?
चलिए, तो ये हमारा हो गया आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाए थे, बताए भी थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। यह आपको हम पिछले वाले पाठ में पढ़ाए थे। चलिए, अगला हमारा है कि परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए, एक बार फिर से आपको हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। चलिए, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, बीच में होता है अभिलंब, यह आपतित किरण, यह हो जाएगा अभिलंब, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसका नाम है आपतित किरण, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण, और यह हमारा है अभिलंब। यह हमारा हो गया आपतन कोण, यह हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, परावर्तित किरण के द्वारा, यानी परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है, इसका नाम है परावर्तन कोण। आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ये हमारा हो गया समतल दर्पण, ये हमारा होता है मूल बिंदु। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच जो लंब बनता है उसे अभिलंब कहते हैं, अथवा कह सकते हैं किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तो आप लोग समझ रहे हैं ना। ये हमारा हो जाएगा समतल दर्पण, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे कहते हैं जी समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर जी आपतित किरण, बिल्कुल सही है। इसे क्या कहते हैं गुरु जी? इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ये भी सही है। इसे कहते हैं जी, इसे कहते हैं मूल बिंदु, इसे कहते हैं जी मूल बिंदु, ये भी सही है गुरु जी। और बीच में जो यह लंब होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं गुरु जी अभिलंब कहते हैं। ठीक है। और यह बीच में जो कोण बनता है जी आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। यहाँ पे हम परिभाषा क्या था कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो रेखा होता है, जो लंबवत होता है, उसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारा आपतन बिंदु होता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे O से सूचित किया जाता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आके मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया आपतित किरण, समझ गए आप लोग, सीख गए ना। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। और ई क्या होता है जी? ई हमारा होता है अभिलंब, और इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और यह हमारा हो गया समतल दर्पण, यह हम कलाई कर रहे हैं, इसे पेन कर रहे हैं। और यह जो होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आके मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शेडो। शेडो यानी कि छाया। छाया किसे कहते हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए, यह कोई व्यक्ति है, यहां से इस पे लाइट पड़ रहा है, इसके पीछे में एक जो ना अंधेरा ऐसा क्षेत्र का देखिए या निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। यानी कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश किरणें पड़ती है, उस वस्तु के ठीक पीछे एक काला ऐसा अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? छाया कहते हैं, यानी कि शेडो। देखिए यदि प्रकाश किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे छाया कहते हैं। देखिए आप देख रहे हैं
यहाँ से लाइट पड़ रहा है और इस व्यक्ति के पीछे देखिए एक काला ऐसा क्षेत्र बन रहा है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं जी, उसी क्षेत्र को छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, मिरर क्या है। आप देख रहे हैं ना इस बच्ची को, ये बच्ची जो यहाँ पे खड़ी है किसके सामने खड़ी है? यह एक मिरर के सामने खड़ी है, यानी कि दर्पण के सामने खड़ी है। यहाँ से अपना ये चेहरा देख रही है। यही व्यक्ति जो है ना अपना दर्पण के सामने या समतल दर्पण के सामने खड़ा है। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि दर्पण किसे कहते हैं? मेरे भाई दर्पण किसे कहते हैं? देखिए दर्पण जो है ना एक कांच का ही एक हिस्सा होता है। जब देखिए मान लीजिए हमारा कोई कांच है, अब यह दर्पण नहीं कहलाएगा, अभी यह दर्पण नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन इस कांच के ठीक उस पार में किसी एक पट्टी में यदि हम पेंट कर देंगे, कलाई कर देंगे, क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे, तब यह हमारा दर्पण कहलाएगा, है ना। दर्पण में क्या होता है, वो कांच का ही हिस्सा होता है। एक पट्टी पेंट कर देते हैं तो अगला हिस्सा जो पॉलिश का हुआ चमकीला सतह होता है, इसमें अपना फेस देखते हैं और अपना फेस इसमें आसानी से लोग देख पाते हैं। तो दर्पण जो है ना एक कांच का ही भाग होता है। चलिए देखिए क्या है दर्पण का डिफिनेशन, कि दर्पण वह युक्ति है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कि दर्पण वह चीज होता है, दर्पण एक वह युक्ति है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग रिफ्लेक्स हो जाता है, लौट जाता है। यदि किसी दर्पण के सामने हम खड़े हैं, यदि हम दर्पण में अपना शक्ल देख पाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारे पड़ने वाले प्रकाश किरणों का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। मतलब हमारा शक्ल जो जहां पे प्रकाश किरण पड़ रहा है ना, यहाँ से लाइट पड़ रहा है शरीर में, शरीर का जो मतलब शरीर में लाइट पड़ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर जो है ना जब दर्पण पे पड़ता है वहां से फिर हमें रिटर्न मिल जाता है, दिखाई पड़ता है। बोलते हाँ यह भाई मेरा फिगर है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दर्पण जो है ना एक कांच का ही हिस्सा होता है, जिसका कि एक भाग में पेंट किया गया होता है और एक भाग बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो पॉलिश किया गया होता है, उसी में अपना चेहरा देखते हैं। वो एक निश्चित नियम के आधार पर उस प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। बोलता है वस्तुतः दर्पण कांच के बने होते हैं जिसका एक भाग में पेंट किया गया होता है। देखिए यह दर्पण है, इसका एक भाग में पिछला वाला हिस्सा में पेंट किया गया है, जबकि दूसरा भाग चमकीला पॉलिश किया गया होता है। यह भाग अगला वाला भाग जहाँ पे शक्ल देखते हैं, यह वाला भाग जो है ना हमारा क्या है? पॉलिश किया गया है और पीछे पेंट किया गया है, तभी हमारा शक्ल यहाँ पे देख पाते हैं। यह भाग परावर्तक सतह कहलाता है। यानी अगला हिस्सा जो होता है दर्पण का, जो अगला हिस्सा होता है, अगला हिस्सा हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें आगे से ही ना परावर्तित होता है, तो क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। इसका और एक परिभाषा है दर्पण का, आप चाहे तो ये वाला परिभाषा को याद कर सकते हैं, या आप जो है ना इसको भी देख सकते हैं, अथवा वैसे पदार्थ जो प्रकाश किरणों को एक निश्चित नियमों के आधार पर परावर्तित करते हैं वो दर्पण कहलाते हैं। वस्तुतः दर्पण कांच के बने होते हैं जिनका एक भाग पेंट किया गया होता है, जबकि दूसरा भाग चमकीला पॉलिश किया गया भाग होता है। यही चमकीला पॉलिश किया गया भाग जो है, यह भाग हमारा परावर्तक सतह कहलाता है। यानी दर्पण का जो अगला हिस्सा होता है साथियों, वही हमारा क्या होता है? परावर्तक सतह कहलाता है, अगला हिस्सा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दर्पण के प्रकार। देखिए दर्पण जो है ना मोस्टली जो मुख्यतः है वो दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ये परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण के प्रकार, तो परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं गोलीय दर्पण। देखिए दर्पण जो है साथियों, दर्पण हमारा होता है दो प्रकार का। कौन कौन होता है? पहला होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा बात करेंगे तो दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। अब समझिएगा इस समतल दर्पण क्या होता है। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, वक्र मतलब वह टेढ़ा हो, मतलब गोल हो, वक्र के रूप में हो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। तो देख लीजिए यह हमारा हो जाएगा साथियों समतल दर्पण हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समतल दर्पण। फिजिक्स में समतल दर्पण को इस रूप में इसको जो है ना इंडिकेट करते हैं, और गोलीय दर्पण इस रूप में होता है।
यह जो गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का काटा या घिसा हुआ भाग होता है ना। अगर यहां से काट दें, यहां से काट दें, यदि हम इस हिस्सा में पेंट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। यदि हम इस हिस्सा में पेंट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कि इसको बीचे बीच यहां से काटेंगे, क्या करेंगे, इसको यहां से बीचे बीच इसको काटेंगे तो हमारा समतल दर्पण जो है बिल्कुल प्लेन होता है, और गोलीय दर्पण जो है वह किसी गोले, किसी कांच का ठोस, जो खोखला, ठोस नहीं, खोखला गोला जो होता है, खोखला गोला का एक क्या होता है, भाग होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि समतल दर्पण पहले क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, और इसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है साथियों वो अनंत पर होती है। तो देखिए ए हमारा हो गया समतल दर्पण, क्या हो गया, ए हमारा हो गया समतल दर्पण हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स जब आप पढ़िएगा तो समतल दर्पण को इसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। इस पर किरणें आती है और आने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है। वैसे दर्पण जिनके की परावर्तक सतह समतल हो, देखिए सामने वाला जो सतह है परावर्तक, जहाँ पे प्रकाश किरणें पड़ती है, अगला वाला हिस्सा हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। और यह सतह जो अगला वाला सतह जो है बिल्कुल क्या एकदम प्लेन है, एकदम सीधा है, समतल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, समतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं गोलीय दर्पण में। देखिए गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर। वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह वक्र होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। वस्तुतः गोलीय दर्पण जो है ना कांच के खोखले गोले का, किसका, आपका जो गोलीय दर्पण होता है कांच का खोखला गोला जो होता है, ठोस नहीं खोखला गोला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले का काटा या घिसा हुआ भाग होता है। यहाँ की एक चीज समझिएगा, ये देखिए ये जो है हमारा साथियों, ये हमारा कोई जो है ना खोखला गोला है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, या कांच है या कांच का कोई खोखला गोला है। यदि हम इसको इस रूप में बीचे बीच इसको काट दें तो यदि हम इस हिस्सा में पेंट करते हैं, इस हिस्सा में पेंट कर देते हैं, यहां हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल। अगर हम इसका अगर अंदर में पेंट कर देते हैं तो यह हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। चलिए नाम देते हैं दर्पण M और N। चलिए इसको नाम जो हम अलग से इसको फिगर बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। यह जो गोलीय दर्पण देखिए, यह कोई खोखला हमारा गोला है या कांच का खोखला गोला है। जब इसको हम अलग करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसको अलग करते हैं। अगर इस हिस्सा को हम अलग करें साथियों, इसका नाम देते हैं M और N। अगर यह अंदर में पेंट किया जाए इसका तो पता है क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ध्यान समझिएगा, पहचान लीजिए उत्तल दर्पण कैसा होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और ई वाला हिस्सा अगर इधर निकालें, यहाँ देखिए ई वाला हिस्सा निकालें, M N इसका भी नाम देते हैं, और इधर यदि हम इसको रंजित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ई वाला जो दर्पण हमारा कहलाएगा यह हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल हम आराम से समझा रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको लोग को एक बात समझ में तो आ गया होगा कि हमारा गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो। यहाँ देखिए यह हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखला गोला का एक भाग होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण यदि हम इधर से बीचे बीच काट देते हैं, अगर ये वाला हिस्सा हमारा खोखला बच गया, इधर पेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह अवतल दर्पण कहलाएगा। इधर यदि हम पेंट कर देंगे अंदर में तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इससे स्पष्ट यह हो रहा है कि हमारा गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का कितना भाग हुआ, दो भाग हुआ, एक हुआ उत्तल, एक हुआ अवतल। क्लियर है सबका। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, कौन कौन, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। चलिए यहां देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। तो साथियों गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। जैसा अभी आपको हम समझाए, एक बार चले फिर इसको हम थोड़ा अच्छा समझा देते हैं।
गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण है ना, यह गोलीय दर्पण जो है, स्फेरिकल मिरर जो है, ये आपका होता है दो तरह का। कौन कौन? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए आप दर्पण को पहचान लीजिए, क्योंकि बार बार आपको ना आपको जरूरी पड़ेगा कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है, इसलिए आप दर्पण को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। अब देखिए ई वाला जो दर्पण है, चलिए एम एन इधर हम पेन कर दें, इस दर्पण में, इस शीशा में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका नाम क्या है जी? उत्तल दर्पण है। और इस रूप में रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग? इधर यदि हम पेन कर देते हैं, कलई कर देते हैं, पता है क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं उत्तल दर्पण और एक होते हैं हमारा अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण का फिगर इस रूप में होगा और अवतल दर्पण का फिगर आपका इस रूप में होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण आपका ऐसा होता है। ये क्या हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। क्या आप तीनों दर्पण को पहचान लिए? यस या नो? आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या आप तीनों दर्पण को पहचान लिए। एक बार फिर से आपको हम हेंस कर देते हैं। तो चलिए गोलीय दर्पण हुआ दो तरह का। चलिए उत्तल दर्पण एक बार फिर से आपको जो है ना हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल दर्पण। आपको याद रखना है कि उत्तल का, अवतल का और समतल का फिगर कैसा होता है, क्योंकि बाबू बार बार आपका ना यह आएगा फिजिक्स में, तो आपको जरूरी पड़ेगा कि उत्तल अवतल कैसा है। चलिए, तो आपका जो दर्पण उत्तल होता है इस रूप में होता है, देख लीजिए। एम एन, यह कौन दर्पण है जी? उत्तल दर्पण है। और ई वाला दर्पण कौन है मेरे भाई? अगर इधर पेंट कर देंगे तो क्या होगा यह? बोलिए, समझ गए आप लोग? इसका नाम देते हैं पी क्यू। दर्पण का नाम देता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम देते हैं पी क्यू। और ई वाला जो दर्पण होगा, ये बिल्कुल प्लेन जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है समतल दर्पण है। क्लियर हुआ बात? क्या आप तीनों दर्पण को पहचान लीजिएगा, उत्तल, अवतल, समतल। यदि आपसे बात किया जाए, बताइए कि उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, यानी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। क्या बोलेंगे? वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो। देखिए यह अगला जो हिस्सा है, अगला हिस्सा कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं, यानी कि जिस सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ दर्पण का जो अगला हिस्सा है, पिछला हिस्सा थोड़ा पेंट किया गया है, ये जो अगला हिस्सा है इस दर्पण का आगे वाला हिस्सा हुआ, ध्यान से समझिएगा, यह दर्पण का आगे है। और यह जो पेंट किया गया है, यह दर्पण का हमारा क्या है? पीछे वाला हिस्सा है। इसमें बात करेंगे, यहाँ देखिए इधर पेंट किया गया है तो हमारा दर्पण का पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा आगे वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर बात करेंगे तो दर्पण का निचला वाला हिस्सा, ये जो है ना पीछे वाला हिस्सा हो गया दर्पण का, और ऊपर जो है हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया। तो बात समझ में आ रहा है? इसको आप अगला हिस्सा मत बोलिएगा, क्योंकि आप पेंट किया गया है पीछला हिस्सा है, ये हमारा अगला हिस्सा है, ऐसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आपको हम फिर से बता देते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलना कि वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि बात करेंगे अवतल दर्पण का, तो क्या बोलेंगे कि वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए अंदर घुसा हुआ है ना, धंसा हुआ हो या दबा हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल क्या हो? समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। क्या आप सभी को तीनों परिभाषा समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं मेरे भाई? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए वैसे गोलीय दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो है हमारा गोलीय दर्पण का हिस्सा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? वैसे गोलीय दर्पण। यानी उत्तल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण है जिनके परावर्तक सतह उभरे या उठे हुए हो।
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं या फिर उत्तल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको यह भी बताएंगे कि धनात्मक कैसे होती है, या आगे आपको बताएंगे, लेकिन बस आपको भी इतना ही याद रखना है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होता है। देखिए दर्पण का नाम M और N। इधर पेन क्या जाए मेरे भाई, इधर पेन कर दीजिए, ये पेंट कर दिए, कलाई कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा हुआ उत्तल दर्पण हुआ, कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। अब देखिए इसका जो परावर्तक सतह है, ये अगला वाला जो सतह है, अगले वाले सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। अगला सतह जो है परावर्तक सतह जो है क्या है, उभरा हुआ है। उभरा मतलब हुआ एकदम उठा हुआ है, उभरा यानी उठा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो अभिसारी दर्पण के नाम से। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या है, उत्तल दर्पण का अन्य नाम जो है अपसारी दर्पण है। कौन दर्पण है जी, अपसारी दर्पण है। या क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को साथियों अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यदि आप टेलीग्राम पे जुड़ गए हैं तो आपका जो ना टेस्ट रोज होता है, शाम में 7 बजे टेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां क्वेश्चन आप पाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपको मारना है सर धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी डेली शाम में 7 PM में, प्यारे बच्चों आप सभी 7 PM में टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां जाकर सर्च कर लीजिएगा सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस। डेली शाम में 7 बजे आपका जो है ना 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण किसे कहते हैं मेरे भाई, कौन दर्पण, अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक सतह दबे या धसे हुए हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आया समझ में, यहां से एक पॉइंट क्या आया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए प्यारा सा एक हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। इधर पेन कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आपको हम फिर से बोलते हैं, पहचान लीजिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है एंड समतल दर्पण कैसा होता है। आप तीनों दर्पणों को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। अब देखिए अगला वाला जो हिस्सा है, ये तो पिछला हिस्सा ना हो गया, तो प्रकाश किरणें इधर पड़ेगी, यह परावर्तक सतह हमारा हो गया। जो परावर्तक सतह है देखिए अंदर घुसा हुआ है ना, दबा हुआ है, धसा हुआ है। वही डिफिनेशन था कि वैसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक सतह दबा हुआ हो या धसा हुआ हो। क्या है, देखिए दबा हुआ यानी घुसा हुआ, धसा हुआ है, इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। आपको आगे हम बताएंगे कि आखिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसका वजह क्या है, आपको हम सब बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए कोई भी दर्पण होता है, सबका जो गोलीय दर्पण होता है उसका क्या होता है, अपना एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए कोई गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा या घिसा भाग होता है उसे उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से डिनोट करते हैं, किससे, C से। अब देखिए एक चीज ध्यान से, पहले क्या करते हैं हम लोग, एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। देखिए फिजिक्स जो है ना ये समझने का चीज है, और फिजिक्स में जो है ना अधिक से अधिक डायग्राम बनेगा। यदि आप डायग्राम को समझ के पढ़ते हैं तो यकीनन जो है ना आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है,
क्योंकि आपको हम पहले ही बोल दिए कि आपको इस तरह से हम पढ़ा देंगे फिजिक्स की ताकि आप किसी को समझा पाएंगे, किसी को पढ़ा पाएंगे। चलिए, ये हमारा कोई जो है ना खोखला गोला था, इसको हम दो भाग में काट दिए। क्या किए? दो भाग में काट दिए। यदि हम इस हिस्सा को पेंट कर देते हैं साथियों, इस हिस्सा को पेंट कर देते हैं तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, यदि हम अंदर इस हिस्सा को पेंट कर देते हैं, यह हमारा कहलाएगा उत्तल दर्पण। बात क्लियर है सबका? क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा तरह से तरह पेंट कर देते हैं। क्योंकि देखिए फिजिक्स को जो ना बिल्कुल समझ के पढ़ना। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप प्लीज जो है ना कमेंट कीजिएगा, और प्रत्येक का कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देते हैं और पढ़ा देते रहते हैं। अब देखिए, आप समझिए ये हमारा गोला है, हमारा क्या है? गोला है। इसका सेंटर ये वाला हुआ ना, क्या हुआ ना? तो इसी सेंटर को जब इसको अलग करेंगे, ये वाला सेंटर इसमें आ जाएगा, ये वाला सेंटर इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये बीचे बीच काटे इसको, क्या समझिएगा? ये बीचे बीच कटा हुआ है। ये जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, यही हमारा क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। चलिए इधर भी बना लेते हैं। अब देखिए, बात समझ में आया? तो किसी भी दर्पण में, कोई गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा या घिसा हुआ भाग होता है, घिस के काटते हैं, जैसे भी इसको कांच को काटते हैं, जिस हिस्सा से काटते हैं बीचे बीच, वो जो सेंटर होता है वही हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हुआ? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। याद देखिए, आपको ना यह सब चीज बिल्कुल याद करना पड़ेगा। वक्रता केंद्र क्या, याद क्या? अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, याद देखिए, ये जो होगा सी, हमारा यह उत्तल दर्पण का क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। यदि हम अवतल दर्पण बनाए इसको, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। आगे बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब हुआ दर्पण का जो जहां दर्पण को काटा जाता है उसका जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो प्यारे साथियों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको फिजिक्स कैसा लग रहा है। हम बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको समझ पाए। ठीक है ना? तो अगला हमारा पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, जबकि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है। शायद आप यह बात को नहीं समझ पाए, चलिए आपको समझाते हैं। यह कौन दर्पण है पहले बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। यह हमारा जी उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाई? उत्तल दर्पण है। चलिए, और ये क्या हमारा है? अवतल दर्पण है। एकदम एक एक पॉइंट को एकदम मांझ के पढ़ना है ना? एकदम मजा खिलाड़ी बन जाना फिजिक्स में। और यकीन आपको दिलाते हैं हम कि क्लास 10th का फिजिक्स में अगर एक भी डाउट रह जाएगा मेरे पढ़ाने के बाद, तो मेरा पढ़ाया हुआ फिजिक्स जो है ना बेकार हो जाएगा। चलिए जी, यह दर्पण का नाम हमारा दे दिया एम और एन, इसका नाम देते हैं पी और क्यू। दर्पण का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए, आपको बताए थे कि जो जिस हिस्सा में पेंट किया जाता है वो हमारा होता है पिछला हिस्सा। या क्या हुआ? दर्पण का पीछे हो गया और अगला वाला ये आगे हो गया। या क्या हो गया? हमारा अगला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये दर्पण का पिछला हिस्सा हो गया, ये पीछे हो गया, ये क्या हो गया? हमारा आगे हो गया। अब इस कथन को हम प्रूव करने वाले हैं, इस कथन को आपको समझाने वाले हैं। हम तो समझ गए हैं बट आपको समझाना हमें है ना। अब देखिए, ये तो बात अब क्लियर है, दर्पण का आगे है या पीछे है? ये भी आगे है, ये भी पीछे है। अब सेंटर जो इसका होगा यहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे होगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या लिखे, उत्तल दर्पण। ये हमारा कौन दर्पण है मेरे भाई, यह हमारा उत्तल दर्पण है। एकदम एक एक पॉइंट जी समझा देंगे। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है मेरे भाई, अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या लिखे, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। देखिए उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र C है वो दर्पण के आगे या पीछे है, देखिए पीछे है। वही लिखा हुआ था कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे होता है, यानी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है और अवतल का देखिए यह क्या है, आगे। जबकि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है। यह अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र ई वाला है और ई वाला हिस्सा हमारा अगला हिस्सा है। तो बात समझ में आ गया। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वह दर्पण के पीछे होता है और अवतल का जो वक्रता केंद्र है वह दर्पण के आगे होता है। ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, बात लिखा हुआ था, जो आपको फिगर के माध्यम से हम समझा दिए। चलिए हाँ चलिए जी, अगला क्वेश्चन है नहीं आगे, तो उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से सब चीज को रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो विशेष तौर पे बात करेंगे दर्पण को लेकर साथियों। तो दर्पण में आपको क्या बताएं कि दर्पण हमारा हुआ दो तरह का। एक बार समझिएगा ध्यान से, दर्पण मिरर जो है यह आपका हुआ दो तरह का। कौन कौन हुआ सर जी, एक तो हमारा हुआ था समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा हमारा हुआ था एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिनके परावर्तक सतह समतल होते हैं, उसे कहते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण उसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जो है ना किसी गोला का एक वक्र भाग होता है, यानी कि किसी गोला का वक्र भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी हुआ था या दो तरह का, याद है, गोलीय दर्पण भी हुआ था दो तरह का। एक हुआ था उत्तल दर्पण, एक हमारा हुआ था अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह उभरे या उठे हुए हो उसको हम लोग क्या कहते थे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिनके की परावर्तक सतह दबे या धंसे हुए हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो यह उत्तल दर्पण का इमेज हमारा इस रूप में था। आप पहचान लीजिए कि उत्तल दर्पण का फिगर कैसा बनता है फिजिक्स में, ठीक है ना, और अवतल दर्पण का इमेज कैसा बनता है। नहीं तो अगर भूल जाइएगा तो फिर आपको मैथ बनाने में इसका दिक्कत होगा, है ना, अंकित प्रश्न को बनाने में दिक्कत होगा। और समतल दर्पण हमारा इस रूप में था, बिल्कुल प्लेन है, इसको हम खड़ा कर दे दर्पण को, ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। तो दर्पण के बारे में आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज आप सभी का अभी सभी से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि मेरा भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो आप लोग का यह चैनल जो है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस, यह भी जो है ना बहुत जल्द जो है ना अच्छा खासा बड़ा हो सकता है। क्योंकि साथियों 2024 से पहले की बात करेंगे तो पूरा हम ऑफलाइन में दिमाग लगा देते, ऑफलाइन को थोड़ा विशेष तौर पे देख रहे थे, इसलिए हम ऑनलाइन को उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब लगभग हम जो लगभग क्योंकि है कि 80% जो है ना यूट्यूब पर आ चुके हैं, आप लोग के सेवा में आ चुके हैं। तो अधिक से अधिक जितना हो सके आपसे मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए हम उतना ही मेहनत करेंगे। और दूसरी बात क्या, यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ लेने के लिए साथियों, तो आप सभी जो है ना पूरा जो आपको पढ़ाते हैं वो पैनल पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आप सभी 6201139196 पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा का सारा जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे देंगे। मैसेज करने का ठीक जो आपको मुश्किल से आधा घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि मेरा पूरा कोर्स लेने के लिए A to Z कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो देखिए हर जगह अगर आप खरीदिएगा, बड़े बड़े यूट्यूबरों का लीजिएगा, शिक्षकों लीजिएगा तो आपको बहुत रुपया देना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो है ना मेरा एक बार पीडीएफ लेकर जरूर पढ़ें। मेरा पीडीएफ का रेट जो है ना, जो मूल्य है टोटल
पूरे 1 साल के लिए मात्र 99 रुपए है। और यकीन मैं दिलाता हूं आपको, यदि आप मेरा एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप सोचिएगा अपने आप में कि सर जी आपका रेट कहीं ज्यादा होना चाहिए, लगभग 2000-2500 होना चाहिए, लेकिन आप इतना कम में क्यों दे रहे हैं। देने का मात्र रीजन यही है कि ताकि आप भी हमें पहचाने, आप भी मेरा पीडीएफ को देखें और मेरा पीडीएफ के बारे में आप भी सोचें कि इतना कम रेट में सर इतना क्यों। और आपसे मैं वादा करता हूं, चाहे मेरा चैनल छोटा रहे या बड़ा हो जाए, आपका सपोर्ट रहेगा तो बड़ा जरूर होगा, कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मेरा पीडीएफ का रेट जो है ना, इससे ना तो बेसी होगा ना तो कम होगा, इतना ही रहेगा। कम हो सकता है लेकिन बेसी नहीं रहेगा, ये मेरा वचन है। और हम जो बोलते हैं ना साथियों, वही करते हैं। कितना बड़े टीचर अगर बन जाएंगे यूट्यूब पर अगर बन जाएंगे तो मेरा पीडीएफ का रेट जो है ना बहुत ही कम रहेगा। चाहे कोई शिक्षक में कुछ बोले अलग बात है, लेकिन हम अपना रेट जो है यही रखेंगे ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी, कमजोर से कमजोर, मतलब निम्न फैमिली का जो विद्यार्थी भी जो है ना, जो स्टूडेंट है, वो हमारे पीडीएफ को परचेज कर सके, खरीद सके। अगर आप पूरा खत्म है, अगर आपके पास उतना भी रुपया नहीं है तो आप हमें कॉल कीजिएगा कि सर हमारे पास इतना भी रुपया नहीं है, तो आपको हम फ्री में पूरा साल का पीडीएफ दे देंगे। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आया होगा तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका, फिजिक्स का जो मेथड पढ़ाने का जो मेथड तरीका है वो कैसा लगता है। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक साथियों।